हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया है, बहुत मज़े में हैं और उम्मीद करता हूँ आप में से जिन भी लोगों के सितंबर 2025 में एग्ज़ाम्स हैं, आप लोगों की तैयारी आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो बेटा आज का जो हम वीडियो लेके आए हैं, इसका फ़ोकस है सितंबर 2025 अटेम्प्ट में सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन के जो अमेंडमेंट्स हैं, उनको डिस्कस करना। हमारा सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन का जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी दैट इज़। एंड आज का जो वीडियो है इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमने अपनी तैयारी मई 2025 अटेम्प्ट के हिसाब से करी थी और हम सितंबर 2025 में अपना अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं, तो हमें क्या-क्या अमेंडमेंट्स कवर करनी रहेगी। तो बेटा सबसे पहली चीज़ जो आपका इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का एरिया है, उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। हमारी अमेंडमेंट्स मई 25 के अंदर ही आ गई थी जब हमारा प्रीवियस ईयर अपडेट हुआ था। तो मई 2025 के लिए आपने प्रीवियस ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 पढ़ा होगा, तो वही आपको अभी भी कवर अप करना रहेगा। तो डायरेक्ट टैक्सेस में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है मई 2025 अटेम्प्ट से सितंबर 2025 अटेम्प्ट में। सो जो सिलेबस आपने डायरेक्ट टैक्सेस का मई 2025 के लिए पढ़ा था, वो आप सितंबर 2025 के लिए भी पढ़ेंगे। अगर आपने मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम पे ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने मई 2025 तक अपने आप को अपडेट किया हुआ है। अगर आपने मई 2025 का सिलेबस जो है, उसके रिस्पेक्ट में आपने अमेंडमेंट्स कवर नहीं की थी, तो जो हमने मई 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए जो यूट्यूब पे वीडियो पहले डाला है, आप उसे रेफ़र करना चाहें, रेफ़र कर सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीम को बोल के अवेलेबल करा देता हूँ। नेक्स्ट बात आती है जीएसटी की। तो बेटा जीएसटी के अंदर मई 2025 के अटेम्प्ट में यू आर रिक्वायर्ड टू कवर अमेंडमेंट्स टिल 31 अक्टूबर 2024। 31 अक्टूबर 2024 तक की अमेंडमेंट्स आपको कवर करनी थी फॉर योर मई 2025 अटेम्प्ट। लेकिन अगर आप अपना सितंबर 25 अटेम्प्ट देते हैं तो इट इज़ रिक्वायर्ड आउट ऑफ यू कि आप अपनी अमेंडमेंट्स जो है वो 28 फरवरी 2025 तक की कवर करके चलेंगे। तो बेसिकली आपको 4 महीने की और एडिशनल अमेंडमेंट कवर करनी रहेगी जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी 1 नवंबर 2024 से लेके 28 फरवरी 2025 के बीच में। तो इन 4 मंथ्स के दौरान जीएसटी में जो भी चेंजेस आए हैं 1 नवंबर 2024 से लेके 28 फरवरी 2025, वही प्राइमरीली मेरे को आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने रहेंगे। एज़ आई सेड डायरेक्ट टैक्सेस में कोई चेंजेस नहीं है, तो जो भी चेंजेस जीएसटी में है, उन चेंजेस के ऊपर हम आते हैं। इन चेंजेस को कवर अप करने के लिए बेटा आई विल बी रेफरिंग दी अमेंडमेंट नोट्स, और ये अमेंडमेंट नोट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अगर आप में से किसी ने वो चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम इन अमेंडमेंट नोट्स में चैप्टर वाइज चलते हैं कि हमने अपनी बुक के अंदर जो चैप्टर्स रखे हुए हैं, उन चैप्टर्स में कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या बदलाव है। तो सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। एज़ इट इज़ सिलेबस आपका सेम है। फिर बेटा मेरे पास आता है चार्ज ऑफ जीएसटी का टॉपिक, जहाँ पे हम जीएसटी के चार्जिंग सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पे सेक्शन 9(3) की जो सर्विसेज का आरसीएम हम पढ़ते हैं, उनमें से 2 एंट्री में बदलाव है। सबसे पहला बदलाव है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज को लेके। तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपको लॉ को रिकॉल करवाऊँ, जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र होता है बेटा, वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र मेरे लिए सप्लायर होता है, और जो स्पॉन्सर होता है, वो स्पॉन्सर मेरे लिए रेसिपिएंट होता है। जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र होता है वो सप्लायर होता है, और जो स्पॉन्सर होता है मेरे लिए वो रेसिपिएंट होता है। एंड स्पॉन्सर जो है वो स्पॉन्सर वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र को स्पॉन्सरशिप मनी पे करता है। ही पे स्पॉन्सरशिप मनी टू द इवेंट ऑर्गेनाइज़र। अब पहले हम ये कहते थे कि अगर आरसीएम का प्रोविज़न आपको लगवाना है, तो जो ये आपका इवेंट ऑर्गेनाइज़र है, जो सप्लायर है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मेरे लिए सप्लायर का स्टेटस मायने नहीं रखता। लेकिन आरसीएम का लॉ लगने के लिए मेरा जो ये स्पॉन्सर है, ये रेसिपिएंट है, या तो एक पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए या एक बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। ये मेरे पास इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड लॉ था। That in case of sponsorship services, RCM provisions will be applicable if the sponsor, the person who is paying the sponsorship money, is a partnership firm or a body corporate. जो आपका इवेंट ऑर्गेनाइजर है, जो सप्लायर है, वो कौन है कौन नहीं है, ये मेरे लिए मायने रखता ही नहीं था। इट डिड नॉट मैटर एट ऑल। लेकिन अब मेरे पास लॉ में एक बदलाव आया है, और वो कहता है कि अगर आपका जो ये सप्लायर है, ये अब यहाँ पे एनी पर्सन नहीं है, ये सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, तो फिर आपके लिए आरसीएम नहीं लग पाएगा। अगर आपको आरसीएम लगवाना है, तो सप्लायर शुड बी एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। जो सप्लायर है, ही हैज़ टू बी एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये प्रोविजंस आए हैं। देखिएगा,
RCM in case of services as per Section 9(3) of CGST Act, modification in existing entries. First, sponsorship services. तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की ओल्ड एंट्री क्या थी? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज सप्लायर कोई भी हो सकता है एंड रेसिपिएंट शुड बी एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी. So for RCM to apply in case of sponsorship services, recipient could be any person, supplier could be any person, but the recipient, that means the sponsor, it should be a body corporate or partnership firm in the taxable territory. लेकिन अब मेरे पास देखिए लॉ में क्या बदलाव है. जहां पे पहले एनी पर्सन लिखा हुआ था वहां पे अब लिखा हुआ है एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट. मतलब अगर इवेंट ऑर्गेनाइजर एक बॉडी कॉर्पोरेट एक कंपनी निकल गई तो फिर वहां पे आरसीएम का लॉ नहीं लगेगा, वहां पे एफसीएम का लॉ लगेगा. तो आरसीएम का लॉ लगने के लिए हमारा जो सप्लायर है, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है, ही शुड बी एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, और हमारा रेसिपिएंट शुड बी अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी. समझिएगा बात को. नाउ रिवाइज्ड लॉ, जो अमेंडेड लॉ है, उसके हिसाब से क्या कहानी होनी चाहिए ये बात करते हैं. मानिए आपका जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है वो इवेंट ऑर्गेनाइजर ये इवेंट ऑर्गेनाइजर हमारा सप्लायर होता है, और हमारा जो स्पॉन्सर होता है वो स्पॉन्सर मेरे लिए रेसिपिएंट होता है, बिकॉज ही पे स्पॉन्सरशिप मनी टू द सप्लायर. स्पॉन्सरशिप मनी. पॉइंट नंबर 1, अगर आपका सप्लायर जो है वो कंपनी है, इवेंट ऑर्गेनाइजर एक कंपनी है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, भले ही स्पॉन्सर कोई भी क्यों ना हो, स्पॉन्सर कैन बी एनी पर्सन, स्पॉन्सर जो है वो कोई भी पर्सन हो सकता है मेरे लिए. तो ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन पे आपका एफसीएम लगेगा, आपका आरसीएम नहीं लगेगा. सो वेयर द इवेंट ऑर्गेनाइजर इज अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट, स्पॉन्सर कैन बी एनी पर्सन व्हाटसोएवर, लेकिन यहाँ पे आपका आरसीएम का प्रोविजन लगेगा ही नहीं, यहाँ पे एफसीएम का प्रोविजन लगेगा. हाँ, अगर स्पॉन्सर एक कंपनी है, कंपनी नहीं है मतलब, या any person other than a body corporate, let me like this, any person other than a body corporate, और आपका जो स्पॉन्सर है दैट इज एनी पर्सन अदर देन पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट. तो अगर यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो मैं कहूँगा जी यहाँ पे भी एफसीएम का लॉ लगेगा, आरसीएम का लॉ नहीं लगेगा. आरसीएम का लॉ क्यों नहीं लगेगा? आपका जो सप्लायर है वो तो ठीक है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन आपका रेसिपिएंट जो है वो पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है. आरसीएम का लॉ लगने के लिए रेसिपिएंट जो स्पॉन्सर वो पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए. एंड लास्ट पॉइंट, अगर आपका जो सप्लायर है, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है, ही इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एंड आपका जो स्पॉन्सर है वो स्पॉन्सर मेरे लिए कोई पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट है, दैट मीन्स आपका सप्लायर एक छोटा व्यक्ति है, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, और आपका रेसिपिएंट अपने आप में एक बड़ा व्यक्ति है, या तो पार्टनरशिप फर्म है या बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बेटा इस ट्रांजैक्शन पे अब आरसीएम का लॉ लगेगा, एफसीएम का लॉ नहीं लगेगा. सो फॉर आरसीएम प्रोविजंस टू अप्लाई, the supplier should be, the event organizer should be any person other than body corporate, and the recipient, that is the sponsor, should be a partnership firm or a body corporate. डन. चलिए जी अगली एंट्री पे आएंगे. अगली एंट्री मेरे पास है बेटा सर्विसेज इन्वॉल्विंग रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी. आप कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं, उसके रिस्पेक्ट में एंट्री आती है. तो ये एंट्री जो है वो थोड़ा टाइम पहले ही लॉ में आई थी. यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर आपका सप्लायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है लेकिन रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को किराए पे लेते हैं, तो यहाँ पे आपका आरसीएम का लॉ लग जाएगा. यहाँ पे हम कहा करते थे कि अगर आपका सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों रजिस्टर्ड है कमर्शियल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में, तो आपके ट्रांजैक्शन में टैक्स चला जाएगा, और आपके ट्रांजैक्शन में टैक्स चला जाएगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म.
इसके बाद अगर आपका सप्लायर जो है वो सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और आपका रेसिपिएंट जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, आपका जो रेसिपिएंट है वो रेसिपिएंट जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, तो आपकी ट्रांजैक्शन पे टैक्स लग जाएगा और टैक्स लग जाएगा अंडर एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो जहाँ पे आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पे ली है और सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट सप्लायर से टैक्स रखवा लेगी, भले रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। फिर हम कहते थे कि अगर आपका सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों ही अनरजिस्टर्ड है, दोनों ही पार्टीज मेरे लिए अनरजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे हम कहते थे जब दोनों ही पार्टीज मेरे लिए अनरजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट को इस ट्रांजैक्शन पे कोई भी टैक्स नहीं मिलेगा। और जहाँ पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने फ़ायदे के लिए लॉ को मॉडिफाई किया और गवर्नमेंट ने कहा कि जी रेसिपिएंट तो रजिस्टर्ड है ना, तो चलो रेसिपिएंट से आप आरसीएम में टैक्स रखवा लो। दिस इज़ इन कनेक्शन विथ कमर्शियल प्रॉपर्टी, नॉट इन कनेक्शन विथ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे हैं, इट इज़ इन कनेक्शन विथ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, नॉट अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या बदलाव किया? गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया है कि ये जो रजिस्टर्ड पर्सन हम रेसिपिएंट कह रहे थे ना, जिसको आरसीएम में टैक्स पे करना है, ही शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लॉ, ही शुड नॉट बी अ कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। मतलब जहाँ पे आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और वो रजिस्टर्ड है अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, वहाँ पे हम इस आरसीएम के लॉ को एप्लीकेबल नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका रेसिपिएंट जो है, जो रजिस्टर्ड है, जिस पे आरसीएम में टैक्स लगेगा, वो कॉम्पोजिशन स्कीम का वेंडर नहीं होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे क्लैरिफाई की गई है। So new entry services by way of renting of any movable property other than residential dwelling, मतलब commercial property। सप्लायर कौन होना चाहिए? एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन। और रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन हु हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी। तो रजिस्टर्ड पर्सन नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से रजिस्टर्ड होना चाहिए, कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बात जो हम सिक्योरिटी सर्विसेज का आरसीएम पढ़ते हैं उससे मिलती जुलती है। सिक्योरिटी सर्विसेज में भी हम कहते हैं कि एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर सिक्योरिटी सर्विसेज लेता है फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, वहाँ पे आरसीएम का लॉ लग जाएगा। लेकिन आरसीएम का लॉ तभी लगेगा जब रेसिपिएंट जीएसटी के नॉर्मल लॉ में रजिस्टर्ड है, कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं है। तो कॉम्पोजिशन वेंडर जो है वो अपने आप में एक छोटा वेंडर माना जाता है, उसमें हम अननेसेसरी आरसीएम की लाइबिलिटी नहीं डालना चाह रहे। आरसीएम की लाइबिलिटी डालने के लिए इन दीज केसेस द रेसिपिएंट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लॉ। सेक्शन 22 से लेकर 30 के हिसाब से जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वहां पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेक्शन 10 का कॉम्पोजिशन वेंडर नहीं होना चाहिए। अगली कहानी, वेदर डीडीए, डीडीए की फुल फॉर्म है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वेदर डीडीए कैन बी ट्रीटेड एज लोकल अथॉरिटी अंडर जीएसटी लॉ। आप सब लोगों को ये पता ही है कि मेरे पास गवर्नमेंट सर्विसेज के रिस्पेक्ट में भी आरसीएम की एक एंट्री अवेलेबल है। उस एंट्री के अंदर हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की गवर्नमेंट। तो एक क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट से मांगी गई कि क्या जो डीडीए है वो डीडीए भी मेरे लिए लोकल अथॉरिटी की तरह मानी जाएगी जीएसटी के लॉ में। तो बैकग्राउंड ये है, सर्विसेज सप्लाइड बाय लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस एक्सेप्ट सर्टेन सर्विसेज। तो द पॉइंट इज वेदर डीडीए कैन बी ट्रीटेड एज लोकल अथॉरिटी अंडर जीएसटी लॉ। लोकल अथॉरिटी होता क्या बेटा? जैसे सिटीज के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज होती है, विलेज के अंदर पंचायत होती है, इनके लोकल लेवल पे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। जैसे दिल्ली में आपने सुना होगा एमसीडी के इलेक्शंस होते हैं, फिर हम वोट कास्ट करने जाते हैं, उसके बेसिस पे जो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर लोग हैं वो आते हैं और उनका एक म्यूनिसिपल फंड होता है जिसको वो उसको इस्तेमाल करके पूरी म्यूनिसिपैलिटी को मैनेज करते हैं। अब ये सब काम डीडीए के कंटेक्स में तो होता नहीं है। डीडीए के ऐसा कोई इलेक्शंस तो हो नहीं गए जिसके अंदर जनरल पब्लिक आके वोट कर रही है। तो इन्हीं रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया जी लोकल अथॉरिटी अलग है, डीडीए अलग है। डीडीए की फुल फॉर्म दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनका स्कोप ऑफ वर्क बिल्कुल अलग रहेगा, उसे आप लोकल अथॉरिटी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो जैसे लोकल अथॉरिटी की सर्विसेज के ऊपर आरसीएम लगता है, ऐसे डीडीए की सर्विसेज पे आरसीएम नहीं लगेगा। So clarification given by government. Local authority has been defined under Section 269 of the CGST Act to mean an authority which is similar to the elected self-governing body such as municipal committee and which is entrusted with the control and management of municipal or local fund. Thus, it has been clarified that DDA cannot be treated as local authority under GST law as DDA does not meet the requirement of local authority as per Section 269 of the CGST Act 2017. डन।
तो मेरे पास ये जो चैप्टर था चार्ज ऑफ जीएसटी, इसमें जो भी अमेंडमेंट्स है वो हमने कवर कर ली। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के केस में आरसीएम का लॉ लगने के लिए पहले सप्लायर का स्टेटस नहीं देखा जाता था, अब आरसीएम का लॉ लगने के लिए सप्लायर शुड बी एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। इसके बाद रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी में आरसीएम का लॉ लगने के लिए रेसिपिएंट पहले जीएसटी के लॉ में रजिस्टर्ड होना था, अब बोल दिया गया है रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लॉ, नॉट एज अ कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। फिर बोला गया डीडीए को लोकल अथॉरिटी की तरह नहीं ट्रीट किया जा सकता जीएसटी के लॉ में। मूविंग अहेड, सप्लाई अंडर जीएसटी के टॉपिक में मेरे पास बेटा कोई अमेंडमेंट नहीं है। कॉम्पोजिशन स्कीम में मेरे पास कोई अमेंडमेंट नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाई के टॉपिक में मेरे पास कोई अमेंडमेंट नहीं है। हाँ, मेरे पास एक अमेंडमेंट है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में, तो ये अमेंडमेंट समझिएगा। ये बेटा अमेंडमेंट जो है ना कहीं आपके इनवॉइसिंग के टॉपिक से भी फ्लो करती है। देखिए, हम ये कहते हैं कि जहाँ पे ट्रांजैक्शन आरसीएम में कवर होती है ना, वहाँ पे रेसिपिएंट को एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है एंड दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज पेमेंट वाउचर। सो ये पेमेंट वाउचर एक एविडेंस होता है कि जो रेसिपिएंट है वो सप्लायर को पैसा पे कर चुका है। अब बात क्या होती है, आरसीएम के केसेस में आपका जो सप्लायर है वो सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड भी हो सकता है और सप्लायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। सप्लायर कैन बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड सप्लायर कैन बी अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो हम ये कहते थे कि अगर सप्लायर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होगा तो वहां पे आपका जो पेमेंट वाउचर है वो पेमेंट वाउचर तो रेसिपिएंट बना देगा। पेमेंट वाउचर कौन बना देगा? रेसिपिएंट खुद बना देगा। लेकिन इनवॉइस आपको सप्लायर से मिल जाएगा बिकॉज सप्लायर जीएसटी में क्या है, आपको इनवॉइस सप्लायर से इसलिए मिल जाएगा बिकॉज सप्लायर जीएसटी में मेरे लिए क्या है, रजिस्टर्ड है। एंड इफ आई टॉक अबाउट एन अनरजिस्टर्ड वेंडर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वहां पे हम कहते हैं जी पेमेंट वाउचर तो रेसिपिएंट बनाएगा। अब क्योंकि सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सप्लायर को तो बोल नहीं सकते इनवॉइस इशू करने के लिए, तो हम यहाँ पे कहते थे कि जो आपका इनवॉइस है वो इनवॉइस आप किससे इशू करवा लीजिए, वो इनवॉइस आप सप्लायर से तो इशू करा नहीं पाएंगे क्योंकि सप्लायर तो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, तो आप इनवॉइस इशू करवा लीजिएगा रेसिपिएंट से। इसे सेल्फ इनवॉइसिंग भी बोलते थे कि आरसीएम सप्लाईज जो आपने रिसीव करी है किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, वहां पे रेसिपिएंट को अपने आप पे सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ती है। ये बात लॉ में स्टार्टिंग से लिखी हुई थी, लेकिन ये इनवॉइस कब तक इशू करना चाहिए, कैसे इशू करना चाहिए, इस रिस्पेक्ट में हमारे पास लॉ तरीके से नोटिफाइड नहीं था। वो लॉ अभी 1 नवंबर 2024 से ही नोटिफाई हुआ है और वहां पे कहा गया है कि ये जो सेल्फ इनवॉइसिंग रेसिपिएंट को करनी है अपने ऊपर इन केस ऑफ आरसीएम सप्लाईज रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, ये इनवॉइस आपको इशू करना पड़ेगा विद इन कितने दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब आपको गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो गए हैं उसके अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। इसके रिस्पेक्ट में अलग से एक रूल प्रिस्क्राइब किया गया है जो 1 नवंबर 2024 से ही एप्लीकेबल हुआ है। ये मई 25 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं था, बट ये सितंबर 2025 अटेम्प्ट और उसके आगे के लिए एप्लीकेबल है। एक काम करें, इनवॉइसिंग के टॉपिक से एक बार ये वाली बात पढ़ के आ जाते हैं। आप इसी डॉक्यूमेंट में आगे पेज नंबर 5 पे आइएगा। यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 के कंटेक्स्ट में अमेंडमेंट नंबर 1 एक बार स्टडी कीजिएगा, देखिएगा जो बात मैं कह रहा हूँ क्या उससे कंसिस्टेंट है या नहीं है। देखते हैं जी इसको। Time limit for issuing tax invoices specified in cases where recipient is required to issue invoice. Rule 47A of CGST rules has been newly inserted to prescribe the time limit for issuing tax invoice in cases where recipient is required to issue invoice. The Rule 47A requires the recipient to issue invoice within a period of 30 days from the date of receipt of the said supply of goods or services or both. तो जहाँ पे रेसिपिएंट को सेल्फ इनवॉइसिंग करनी है वहाँ पे रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बोथ। सर, तो इस वाले पॉइंट का टाइम ऑफ सप्लाई के टॉपिक में क्या रेलेवेंस है? तो बेटा टाइम ऑफ सप्लाई के टॉपिक में क्या है, आप लोगों ने 13.3 पढ़ा हुआ है। 13.3 में हम कहते हैं कि आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है जहाँ पे आपकी सर्विसेज के ट्रांजैक्शन आरसीएम में कवर है, और वहाँ पे आप लोग ये लॉ पढ़ते थे कि अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग 2 डेट्स शैल बी ट्रीटेड एज द टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ पेमेंट बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। हम कहते थे सर्विसेज के केस में अगर आप आरसीएम के टॉपिक को लगाएंगे तो सर्विसेज के केस में आरसीएम में 13.3 के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और डेट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। अब एक चीज सुनिएगा,
आरसीएम के केस में इनवॉइस सप्लायर बनाएगा अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और आरसीएम के केस के अंदर इनवॉइस रेसिपिएंट बनाएगा अगर सप्लायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। तो मैं ये वाला लॉ तो वहीं पे लगा सकता हूं ना जहां पे इनवॉइस सप्लायर ने इशू किया होगा। जहां पे सप्लायर को इनवॉइस इशू करना ही नहीं है, जहां पे इनवॉइस रेसिपिएंट को इशू करना है, वहां पे तो मैं ये लॉ लगा नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए इस लॉ को मॉडिफाई किया गया और इस लॉ को दो पार्ट में पढ़ा जा सकता है। जहां पे इनवॉइस सप्लायर ने इशू किया, टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ पेमेंट बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। जो था एज इट इज वही, ये आप तब लगाएंगे जहां पे इनवॉइस इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सप्लायर की है। लेकिन अगर आपने आरसीएम सप्लाईज रिसीव की है किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, तो वहां पे इनवॉइस कौन इशू करेगा, इनवॉइस रेसिपिएंट इशू करेगा। और यहाँ पे मेरे लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग टू डेट्स, डेट ऑफ पेमेंट बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट। तो यहाँ पे पहले सिर्फ डेट ऑफ पेमेंट या 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर था। अब आप कहेंगे डेट ऑफ पेमेंट बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट। सेकंड पॉइंट की जगह ये पॉइंट आ जाएगा, इन केस द इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द रेसिपिएंट। अब यहाँ पे आपका एक कंसर्न आ सकता है कि सर हमारे पास तो टाइम ऑफ सप्लाई के रिस्पेक्ट में एक सेक्शन 12(3) भी है जहाँ पे हम गुड्स का आरसीएम पढ़ते हैं, और आपने जो अभी इनवॉइस इशू करने की बात बताई कि इनवॉइस जो है वो गुड्स या सर्विसेज रिसीव होने के अगले 30 दिन के अंदर अंदर इशू हो जाना चाहिए, और इसके इम्पैक्ट को आपने सेक्शन 13(3) में इनकॉर्पोरेट कराया, क्या इसकी वजह से जो आपका 12(3) गुड्स का आरसीएम है वहां पे बदलाव नहीं आना चाहिए था? ये आपका सवाल हो सकता है। तो बेटा गुड्स के आरसीएम में हम कहते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 इवेंट्स, जिसमें हम कहते हैं एक डेट ऑफ पेमेंट, फिर उसके बाद हम कहते हैं 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, और उसके बाद हम कहते हैं डेट ऑन विच द गुड्स आर रिसीव्ड, वो डेट जिस दिन आपने गुड्स को रिसीव किया है। इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, ये बात हम कहते हैं। अब आप एक चीज देखिएगा, इनवॉइस आपको कब तक इश्यू करना है, इनवॉइस आपको इश्यू करना है विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज रिसीव होने के अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपना इनवॉइस इश्यू करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑन विच द गुड्स आर रिसीव। तो सीधी सी बात है, पहले कौन सा इवेंट होगा, पहले आपको गुड्स रिसीव होंगे, और सेकंड कौन सा इवेंट होगा, तो सेकंड इवेंट आपका होगा, आपको इनवॉइस इशू करना रहेगा, इनवॉइस इशूड बाय रेसिपिएंट। पहले आपको गुड्स रिसीव होंगे और फिर उसके बाद रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू करना रहेगा। तो बात यह है, गुड्स रिसीव होने का इवेंट पहले रहेगा, और जब वो ऑलरेडी मेरे लिए टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन करने वाले लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, अगर मैं इसके अंदर लिख भी दूं डेट ऑन विच द इनवॉइस इज इशूड बाय द रेसिपिएंट, तब भी उसको लिखना मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस है, बिकॉज द डेट ऑन विच द गुड्स आर रिसीव इट विल ऑलवेज बी बिफोर द डेट ऑन विच द इनवॉइस इज इशूड बाय रेसिपिएंट। तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो चेंज रिक्वायर्ड है वो 12(3) में रिक्वायर्ड है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ चेंज सेक्शन 13(3) में रिक्वायर्ड है, और वो चेंज क्या किया गया, इनवॉइस अगर सप्लायर को इशू करना है तो जो लॉ आप पहले चला रहे थे, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, वही लॉ चलाइए। लेकिन अगर इनवॉइस रेसिपिएंट को इशू करना है तो वहां पे अब लॉ चलाइएगा, डेट ऑफ पेमेंट बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट व्हिचएवर इज अर्लियर। डन। चैप्टर नंबर 6 वैल्यू ऑफ सप्लाई में एज आई सेड कोई चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर 7 जो है वो आईटीसी से है। आईटीसी में एक क्लैरिफिकेशन आई है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्स वर्क्स या एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट, हम इसे एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी बोल देते हैं और हम इसे एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट भी बोल देते हैं। एक्स वर्क्स या एक्स फैक्ट्री कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे। अब यहां पे देखिएगा, एक मेरे पास सप्लायर होता है और एक मेरे पास रेसिपिएंट होता है। लेट अस सपोज सप्लायर की प्रमाइसेस से सामान जो है वो 10 जुलाई को चला,
और रेसिपिएंट के यहाँ पे सामान जो है, लेट अस सपोज वो 15 जुलाई को पहुंचा। तो जब हमने आईटीसी को अवेल करने की कंडीशन सेक्शन 16(2) में पढ़ी है, वहां पे एक कंडीशन आती है दैट द गुड्स और सर्विसेज शुड हैव एक्चुअली बीन रिसीव्ड। जिन गुड्स और सर्विसेज पे आप आईटीसी अवेल करना चाहते हो, दोज गुड्स और सर्विसेज शुड हैव एक्चुअली बीन रिसीव्ड, शुड बी एक्चुअली रिसीव्ड। वो गुड्स और सर्विसेज जो है वो आपको एक्चुअली में रिसीव हो चुके होने चाहिए, ये बात आती है। ठीक है, तो अगर सप्लायर ने 10 जुलाई को सामान अपने यहां से निकाला है, लेकिन वो सामान रेसिपिएंट को 15 जुलाई को मिला है, तो इन जनरल केसेस रेसिपिएंट 15 जुलाई को अपने बुक्स में आईटीसी अवेल कर सकता है। बिफोर 15 जुलाई वो आईटीसी बुक करना अलाउ नहीं किया जाएगा। अब बात ऐसी है, एक होता है एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट। एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जैसे ही सामान ट्रांसपोर्टर सप्लायर की फैक्ट्री से चलता है, सप्लायर कहता है मेरी तरफ से काम कंक्लूड हो गया है। In case of Ex Works contract, the transfer of ownership takes place from the supplier to the recipient at the factory's gate. Supplier की फैक्ट्री के गेट पे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तो जी रास्ते के अंदर सामान को कुछ भी हुआ तो वो रेसिपिएंट की जिम्मेवारी है, उसकी जिम्मेवारी सप्लायर नहीं लेता। सप्लायर कहता है जी जब मेरी प्रेमाइसेस से सामान निकलेगा, मेरी तरफ से ओनरशिप कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये तो आपके कहने पे मैं सामान आपको भिजवा रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है रेसिपिएंट खुद आके सामान डायरेक्टली कलेक्ट कर ले, ऐसा भी हो सकता है रेसिपिएंट ट्रांसपोर्टेशन खुद अरेंज करा दे, ऐसा भी हो सकता है रेसिपिएंट के कहने पे सप्लायर ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करा दे। लेकिन सप्लायर कहता है जी मेरी जवाबदारी मेरे गेट तक ही है, इसके बाद जो भी होगा उसके लिए जवाबदारी मेरी नहीं है। Whatever will happen after the goods are removed from my factory, I am not responsible for it. तो ये मेरे लिए एक एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जब सप्लायर की तरफ से ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, जब सामान उसकी फैक्ट्री से यहाँ निकला है, तो एग्जिस्टिंग एग्जांपल में रेसिपिएंट को आईटीसी लेना 10 जुलाई को अलाउ कर दिया जाएगा, या रेसिपिएंट को 15 जुलाई तक वेट करने की जरूरत है ताकि गुड्स उसके प्रेमाइसेस में रिसीव हो जाए और उसके बाद रेसिपिएंट आईटीसी ले ले। तो ये क्लैरिफिकेशन है हमारे पास। तो एक बार पहले इशू पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या कहानी है क्या नहीं है। इन ऑटोमोबाइल सेक्टर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑटोमोबाइल डीलर्स एंड द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, जैसे कल को मानो यहाँ पे आपका सप्लायर जो है वो ह्यूंडई मोटर्स है, सप्लायर जो है वो आपका ह्यूंडई मोटर्स है, और जो आपका रेसिपिएंट है मानो डीलर्स हैं। तो डीलर्स जो है वो ह्यूंडई मोटर से गाड़ी खरीद के अपने शोरूम में लेके आ रहे हैं। तो ह्यूंडई मोटर्स कहती है जी जब सामान हमारी फैक्ट्री से यहाँ चला गया उसके बाद हमारी जवाबदारी नहीं है, आपको हम सामान भिजवा देंगे आपके कहने पे, लेकिन रास्ते के अंदर कुछ भी होगा तो वो आपकी जवाबदारी पे है। So in automobile sector, the contract between the automobile dealers and the original equipment manufacturers is generally an ex works contract. And as per the terms of the contract, the property in goods, that is the ownership in goods, passes to the dealer at the factory gate of the original equipment manufacturer when the goods are handed over to the transporter at the instance of the dealer and the delivery on the part of the original equipment manufacturer is complete at his factory gate. The transport may be arranged by the original equipment manufacturer on behalf of the dealer, and where insurance is arranged, it may also be done on behalf of the dealer. Any claim in case of loss has to be lodged by the dealer. Issue: whether ITC can be availed by the dealer only after the vehicles are physically received by an automobile dealer at his business premises, or ITC can be availed on the date the vehicles are billed to him and handed over to the transporter by the OEM at his factory gate. तो बात ऐसी है, सप्लायर की तरफ से ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की तरफ से ओनरशिप अपनी खुद के फैक्ट्री गेट पे 10 जुलाई को ट्रांसफर हो चुकी है, रेसिपिएंट को सामान 15 जुलाई को पहुंच गए, तो क्या रेसिपिएंट को 15 जुलाई तक वेट करने की जरूरत है आईटीसी लेने के लिए, या रेसिपिएंट 10 जुलाई के बाद आईटीसी कभी भी ले सकता है? तो इस कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफिकेशन दी कि जब 10 जुलाई को सामान सप्लायर की फैक्ट्री से चला और सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है, सप्लायर कहता है जी मैंने तो गुड्स हैंड ओवर कर लिए, तो मान लिया जाएगा रेसिपिएंट ने 10 जुलाई को ही सामान रिसीव कर लिया है। भले ही सामान मिस्टर जो डीलर है, जो रेसिपिएंट उसकी फैक्ट्री में रिसीव बाद में हो गए, लेकिन मान लिया जाएगा गुड्स जो है वो 10 जुलाई को ही रेसिपिएंट ने रिसीव कर लिए हैं, बिकॉज अब ये गुड्स रेसिपिएंट के हो चुके हैं, रास्ते में कुछ भी होएगा तो रेसिपिएंट जवाबदार है।
सो इन केस ऑफ एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जहां सप्लायर की तरफ से ओनरशिप उसके खुद की फैक्ट्री गेट पे ट्रांसफर हो जाती है, उन केसेस के अंदर रेसिपिएंट को गुड्स एक्चुअल रिसीव करने तक की वेट करने की जरूरत नहीं है आईटीसी लेने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या क्लैरिफिकेशन दी है वो देखिएगा। इन सच केसेस the property in the said goods can be considered to have been passed on to the dealer by the original equipment manufacturer upon handing over of the said goods to the transporter at his factory gate, meaning thereby that the goods can be considered to have been delivered to the dealer through the transporter by the supplier. The goods can be considered to have been delivered to the dealer through the transporter by the supplier, that is OEM, at his factory gate. The supply of the said goods can be considered to have fructified at the factory gate of the OEM, even though the goods may be physically received by the dealer after the transit period. Accordingly, it is clarified that the dealer can be considered to have received the said goods at the time of such handing over of the goods by the OEM to the transporter at his factory gate for their onward transmission to the dealer. Thus, ITC can be availed on the date the vehicles are built and handed over to the transporter by the OEM at his factory gate. At his factory gate का मतलब है at supplier's factory gate. However, it needs to be noted that a registered person is entitled to ITC only in respect of supply of goods and oblique services which are used or intended to be used in the course of furtherance of business. गुड्स आपने रिसीव कर लिया लेकिन बाद में पता चला कि आप इन गुड्स को नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए डाइवर्ट करते हैं, तो जो आपने आईटीसी ऑलरेडी ले रखा है वो आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। So, if the goods are found to have been diverted for non-business purposes at any stage, either before physically receiving the said goods at his business premises or subsequently, the registered person shall not be entitled to ITC on such goods. अगली बात, गुड्स को एक बार आप रिसीव कर लेते हैं लेकिन बाद में इन गुड्स को आप राइट ऑफ कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं बाय वे ऑफ गिफ्ट या फ्री सैंपल, तो वहां पे भी आपने जो आईटीसी ले रखा है वो आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। Further, if at any time after receiving the goods, such goods are lost, stolen, destroyed, written off, or disposed of by way of gift or free sample, the registered person would not be entitled to ITC in respect of such goods as per section 17(5). So what is the conclusion of this entire amendment? इसका कंक्लूजन ये है कि एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में सप्लायर की तरफ से ओनरशिप पास हो जाती है फैक्ट्री के गेट पे। जब सप्लायर की तरफ से ओनरशिप पास हो जाती है फैक्ट्री के गेट पे तो मान लिया जाएगा रेसिपिएंट उसी टाइम पे गुड्स रिसीव कर चुका है और रेसिपिएंट हाथों हाथ आईटीसी अवेल कर सकता है। हाँ, आईटीसी अवेल करने के बाद फ्यूचर में ये पाया जाता है गुड्स को आप नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो या गुड्स चोरी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनको आप राइट ऑफ करते हैं या डिस्पोज ऑफ करते हैं बाय वे ऑफ गिफ्ट या फ्री सैंपल, तो आप फिर आईटीसी लेने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। अगर आपने जो आईटीसी ले रखा है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। डन। चलिए, इसके बाद आते हैं अगले चैप्टर पे, एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी। कुछ छोटी छोटी सी एग्जेम्पशंस है। थोड़े टाइम पहले ये एग्जेम्पशन आई थी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट, टेस्टिंग फॉर मीटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, कैपेसिटर्स एक्सेट्रा, releasing electricity connection, shifting of meters, service line, issuing duplicate bills, etc., which are incidental or ancillary to the supply of transmission and distribution of electricity provided by electricity transmission and distribution utilities to their customers. तो यहाँ पे जो भी सर्विसेज बोली गई है कि मीटरिंग इक्विपमेंट रेंट पे दिया गया है, मीटर्स की टेस्टिंग है, मीटर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, डुप्लीकेट बिल इशू करने, इनके रिस्पेक्ट में आपके पास एग्जेम्पशन अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो सप्लायर लिखा हुआ था वो सप्लायर था इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, मतलब आप ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के कामों में इन्वॉल्व होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे वर्ड एंड लिखा था। तो गवर्नमेंट ने यही क्लैरिफाई किया कि हमें एंड वर्ड नहीं लिखना था, आप चाहे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के कामों में हो या सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कामों में हो या दोनों कामों में हो, ये एग्जेम्पशन सभी केसेस में थी। तो जहां पे भी ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ था वहां पे गवर्नमेंट ने एंड हटा के और लिख दिया है। सो नाउ एंट्री रिमेन्स सेम, द पॉइंट इज ओवर हियर द सर्विसेज और द नेचर ऑफ द सप्लायर वाज एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी बोथ, लेकिन अब बोल दिया गया है दोनों में से कोई एक होगा तो वो भी हमें चलेगा। ठीक है जी। अगली एग्जेम्पशन, आप सब लोगों ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा। जब भी हम कोई गाड़ी, बाइक, मोटर व्हीकल खरीदते हैं तो वहां पे उस मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस तो होता ही होता है, साथ के साथ उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों होता है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इसलिए होता है कि कल को गाड़ी चलाते टाइम पे या व्हीकल चलाते टाइम पे, बाइक चलाते टाइम पे आपसे अनफॉर्चुनेटली किसी का एक्सीडेंट हो जाता है
और उस पर्सन को बहुत ज़्यादा चोट पहुँच जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, तो अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाया होता है, जो भी उस पर्सन को कॉम्पेंसेशन दी जानी होती है, वो कॉम्पेंसेशन आप नहीं देते हैं, वो कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी अरेंज करवा के देती है। और इसी के बदले जब भी हम कोई भी व्हीकल खरीदते हैं और बाद में उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, तो वहाँ पे उसके इंश्योरेंस में उसके लिए आपका प्रीमियम, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम अलग से चार्ज किया जाता है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ना, वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम के बदले जो इंश्योरेंस कंपनी है, उनको भी पैसा आगे देना पड़ता है। और जो इंजर्ड है या जिसकी डेथ हो गई है, उसको जो पैसा है, वो एक पर्टिकुलर फंड से फ्लो करता है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। तो होता क्या है, जो इंश्योर्ड होता है, वो इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी को टोटल प्रीमियम पे करता है। इंश्योर्ड जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को, या मतलब कस्टमर आप कह सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को टोटल प्रीमियम पे करता है। एंड ये टोटल प्रीमियम के अंदर आपके व्हीकल का इंश्योरेंस भी होता है कि कल को व्हीकल डैमेज हो गया या व्हीकल चोरी हो गया तो आपको इसका इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। साथ के साथ आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होता है, व्हीकल इंश्योरेंस भी होता है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में ना, पैसा जो है वो पैसा किसको देती है, वो पैसा देती है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में। तो ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम का पैसा होता है, ये इंश्योरेंस कंपनी को आगे देना होता है। और बाद में कभी भी कोई पर्सन जो इसकी डेथ होती है, इंजरी होती है, उसको इस फंड से पैसा फ्लो करता है। तो ये जो फंड इंश्योरेंस कंपनी से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा कलेक्ट कर रहा है ना, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ये रिलैक्सेशन इस लेग पे नहीं है। यहाँ पे तो ये आपका टोटल प्रीमियम जो है, इट इज़ टैक्सेबल अंडर जीएसटी। ये एग्ज़म्पशन जो है वो आगे वाले लेग पे है कि जहाँ पे जो फंड है, जिस फंड में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा इंश्योरेंस कंपनी को जमा कराना पड़ता है, वो पैसा जब इंश्योरेंस कंपनी फंड में जमा कराएगी तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। Services of insurance provided by the Motor Vehicle Accident Fund constituted under Section 164B of the Motor Vehicles Act 1988 against contributions made by insurers out of the premiums collected for third-party insurance of motor vehicle. इंश्योरेंस कंपनीज ने जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम कलेक्ट किया है, उस प्रीमियम में से जो कंट्रीब्यूशन इंश्योरेंस कंपनीज फंड में डालती है, और इसके बदले फंड फ्यूचर में कॉम्पनसेशन पे करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरी या डैमेज टू अ पर्सन, तो वहां पे आपको इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा यहाँ कंट्रीब्यूट करती है फंड में, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुई है। वो क्लैरिफिकेशन का बैकग्राउंड क्या है? हम कहते हैं जी, म्यूनिसिपैलिटी को उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर्टिकल 243 के अंदर स्पेसिफाई करके दे रखे हैं, और पंचायत को उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो आर्टिकल 243 के अंदर प्रिस्क्राइब करके दे रखे हैं। अगर इन रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए अगर पंचायत या लोकल अथॉरिटी को कोई भी प्योर सप्लाई ऑफ सर्विसेज या गुड्स या सर्विसेज का कंपोजिट सप्लाई रिसीव करना पड़ता है, जहां पे गुड्स की वैल्यू ओवरऑल ट्रांजैक्शन के 25% के अंदर अंदर है, तो वो ट्रांजैक्शन एग्जिम्ट होती है। Exemption is available in respect of composite supply of goods and services provided to the government or local authority by way of any activity in relation to any function which is entrusted to a panchayat under Article 243G of the Constitution of India, or in relation to any function entrusted to a municipality under Article 243W of the Constitution of India। या तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्योर सप्लाई ऑफ सर्विसेज होनी चाहिए, और अगर कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होती है तो एग्जिम्पशन इस कंडीशन के साथ मिलती है कि आपकी जो गुड्स का अमाउंट है वो आपके ओवरऑल ट्रांजैक्शन के 25% से ज़्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पे इशू क्या है? Municipal Corporation of Delhi is receiving services such as housekeeping, civil maintenance, furniture maintenance, and horticulture from Facility Management Agency for the upkeep of their office. Whether such services received by MCD are exempt from GST in terms of the exemption specified above. तो हम कहते हैं जी, ये सर्विसेज गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफिकेशन दी है कि एमसीडी के लिए ये सारे सर्विसेज रिसीव करने का आर्टिकल 243 की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कोई भी लिंकेज नहीं है। यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी सिर्फ अपने ऑफिस को बढ़िया करवा रहे हैं, और इसके लिए अगर वो कोई भी मेंटेनेंस सर्विसेज रिसीव करते हैं, दोस मेंटेनेंस सर्विसेज विल बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी। इन मेंटेनेंस सर्विसेज के रिस्पेक्ट में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनकी कि ये वाले सर्विसेज इनको रिसीव करनी है। तो अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी ये सर्विसेज रिसीव नहीं कर रही, दैट इज वाई म्यूनिसिपैलिटी को एग्जिम्पशन नहीं मिल पाएगी।
तो गवर्नमेंट ने क्या क्लैरिफिकेशन दी है, द सर्विसेज ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट सच एज हाउसकीपिंग, सिविल मेंटेनेंस, फर्नीचर मेंटेनेंस एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी for the upkeep of the office of MCG are not supplied in relation to performing any functions entrusted to a municipality under Article 243 of the Constitution of India. Such services are not covered under the scope of exemption entry specified above. Thus, it has been clarified that GST is applicable on the services provided by Facility Management Agency to MCD Delhi headquarters for upkeep of its headquarter building at applicable rates. Done. इसके बाद बेटा ये स्किल डेवलपमेंट सेक्टर की एक एंट्री है और इस एंट्री के अंदर एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ये ऐड हुआ है। पहले कि आपके सप्लायर्स ये सब होने चाहिए थे, अब ये सब तो है ही है, एक नया बंदा और ऐड किया गया है, अ ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इससे आप खुद पढ़ के देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास है नहीं। स्किल डेवलपमेंट सेक्टर की जो एंट्री होती है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव में वैसे भी थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट होती है और इसी में एक कॉस्मेटिक सा चेंज है। 5 सर्विस प्रोवाइडर्स ऑलरेडी स्पेसिफाइड थे, एक सर्विस प्रोवाइडर और स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो आपके पास एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी में क्या क्या बदलाव है। पॉइंट नंबर 1, ये जो एंट्री थी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ था, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी लिखा हुआ है। फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए जो भी पैसा फंड के अंदर जमा होता है, जो पैसा फंड में जमा हुआ उस वाले कंट्रीब्यूशन पे जीएसटी इंश्योरेंस कंपनीज को नहीं देना पड़ता, ये एंट्री है। अगली कहानी गवर्नमेंट सेक्टर के रिस्पेक्ट में कि अगर एमसीडी हेडक्वार्टर्स को फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी से फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज मिलती हैं, इन सर्विसेज का इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये सर्विसेज टैक्सेबल होंगी। और फिर स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में कॉस्मेटिक चेंज है, वो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बेटा मेरे पास आता है प्लेस ऑफ सप्लाई का टॉपिक। प्लेस ऑफ सप्लाई में आपके सिलेबस में एक तो सेक्शन 10 है दैट डील्स विद प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, और एक मेरे पास सेक्शन 12 है एंड सेक्शन 12 डील्स विद प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 10 डील्स विद प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स एंड सेक्शन 12 डील्स विद प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। ठीक है जी। अब सेक्शन 12 जो आता है यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे सब सेक्शंस हैं। तो मेरे पास एक आता है सेक्शन 12(2) और 12(2) कहता है इन केस ऑफ अ B2C सप्लाई, इन केस ऑफ जनरल सर्विसेज, यहाँ पे हम कहते हैं B2B सप्लाई में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड इन केस ऑफ अ B2C सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको लोकेशन ऑफ सप्लायर को प्लेस ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा, ये बात कही जाती है। Section 12(2) of the IGST Act 2017 provides that the place of supply of services except services covered under Section 12(3) to 12(14) of the CGST Act made to any person other than a registered person shall be। मतलब आप जनरल रूल में आ रहे हैं, जनरल रूल आपका सेक्शन 12(2) के अंदर नोटिफाई किया हुआ है और वहां पे भी हम B2C सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। Made to any person other than a registered person, मतलब B2C supply shall be, point number 1, the location of the recipient where the address on record exists and the location of the supplier in other cases। अब है क्या, जैसे मानो आपने ऑनलाइन नेटफ्लिक्स का कोई सब्सक्रिप्शन लिया, या मानो आपने कोई क्लाउड सर्विस ली, या आपने मानो ऑनलाइन कोई बेटिंग वाला काम किया, जो ये Dream11 और ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे ट्रांजैक्शन B2C सप्लाई है और ये मैक्सिमम ट्रांजैक्शन सेक्शन 12(2) में कवर है। तो इन ट्रांजैक्शंस के रिस्पेक्ट में इनवॉइसिंग के लॉ से ये निकल के आता है कि रेसिपिएंट को भी जो आप इनवॉइस इशू करेंगे उस इनवॉइस के अंदर रेसिपिएंट की एटलीस्ट स्टेट मेंशन होनी चाहिए कि रेसिपिएंट कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है। कंप्लीट एड्रेस ना भी हो तो एटलीस्ट स्टेट मेंशन होनी चाहिए ताकि हम कंजम्पशन थ्योरी को फॉलो करके टैक्स रेसिपिएंट जहां पे लोकेटेड है उस स्टेट को दिलवा सकें। Section 31(2) of the CGST Act provides that a registered person supplying taxable services shall, before or after the provision of services but within a prescribed period, issue a tax invoice showing the description value, tax charge thereon, and such other particulars as may be prescribed। तो ये such other particulars as may be prescribed किया जाएगा तो इसके लिए रूल्स रहेंगे। तो बात है कि सेक्शन 31 कहता है जी आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा
सर्विस कंप्लीट होने से पहले या सर्विस कंप्लीट होने के एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में। प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड कितना होता है? जनरली 30 डेज होता है, लेकिन जहाँ पे बैंक्स, एनबीएफसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सबको इनवॉइसेस इशू करने होते हैं, तो वहाँ पे सर्विस कंप्लीट होने के अगले 45 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू होना चाहिए। तो इसमें डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, टैक्स होना चाहिए एंड सच अदर पर्टिकुलर्स जो आप प्रिस्क्राइब किए हो वो भी होने चाहिए। तो रूल 46 है सीजीएसटी रूल्स का, जो कहता है इन केसेस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग और इन केसेस वेयर एनी टैक्सेबल सर्विस इज सप्लाइड बाय और थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और बाय अ सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज टू अ रेसिपिएंट हु इज अनरजिस्टर्ड, इनको हम ऑईडीआर सर्विसेज बोलते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। Irrespective of the value of such supply, a tax invoice issued by the registered person shall contain the name of state of the recipient. At least उसमें recipient के state का नाम होना चाहिए and the same shall be deemed to be addressed on record of the recipient. तो मतलब ये जो ऑनलाइन मनी गेमिंग है, ईसीओ के थ्रू सप्लाईज है या ऑइडिया सर्विसेज है, इनके रिस्पेक्ट में अगर ट्रांजैक्शन B2C सप्लाई है तो रेसिपिएंट की एटलीस्ट इनवॉइस पे स्टेट मेंशन होनी चाहिए और वही स्टेट एक तरह से रेसिपिएंट का एड्रेस मान लिया जाएगा इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, ताकि उस केस में जब प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने जाए तो आप कहेंगे मेरे पास रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट शैल बी टेकन एज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सो कंक्लूजन क्या है? Therefore, for following supplies to unregistered recipient B2C transaction, the suppliers are mandatorily required to record the name of the state of the recipient on the tax invoice, irrespective of the value of supply of such services, and to declare place of supply of the said services as the location of the recipient based on the name or state of the recipient in their details of outward supplies in Form GSTR 1 and 1A. For supplies to unregistered recipient, the suppliers are mandatorily required to record the name of the state of the recipient on the tax invoice, irrespective of the value of supply of such services, and to declare place of supply of the said services as the location of recipient based on the name of the state of the recipient in their details of outward supply in Form GSTR 1 and 1A. Point number 1. Online information and database access or retrieval services, that is OIDR services. Point number 2, online money gaming. And point number 3, supply of any such online or digital services such as subscription of e-newspapers and e-magazines, online subscription of entertainment services like OTT platforms, digital services through digital mobile application, etc. तो इन केसेस में अगर ट्रांजैक्शन B2C सप्लाई है तो सप्लायर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनवॉइस के ऊपर रेसिपिएंट कौन सी स्टेट में लोकेटेड है एटलीस्ट वो लिखा हो, ताकि प्लेस ऑफ सप्लाई उस बेसिस पर डिटरमिन की जा सके। वहां पे फिर हम ये मानेंगे एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट एंड जहां पे रेसिपिएंट लोकेटेड है, जिस स्टेट में लोकेटेड है, वहां पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई लाई करेगा। डन। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 10 रजिस्ट्रेशन, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, नो रिक्वायरमेंट, नो अमेंडमेंट इन दिस चैप्टर। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन अंडर जीएसटी, जहाँ पे हम इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ई वे बिल सबके बारे में पढ़ते हैं, वो वाला चैप्टर है। इसकी पहली अमेंडमेंट मैंने आपको टाइम ऑफ सप्लाई के साथ करवाई दी थी। जहाँ पे मेरा सप्लायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है और ट्रांजैक्शन आरसीएम में कवर है, वहाँ पे रेसिपिएंट को पेमेंट वाउचर इशू करने के साथ साथ अपने ऊपर सेल्फ इन्वॉइसिंग करनी पड़ेगी। तो वो इनवॉइस इशू करने के लिए पहले लॉ के अंदर कोई टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं थी। 1 नवंबर 2024 से वो लिमिट प्रेस्क्राइब की गई है। वो टाइम कितना बताया गया है? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगली कहानी। अब आप लोगों को ये तो पता ही है कि ई वे बिल जो है, जिस पर्सन को ई वे बिल जनरेट करना होता है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। हाँ, अगर कोई ट्रांसपोर्टर है जिसको ई वे बिल जनरेट करना है, वो ट्रांसपोर्टर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होता है, तो उसको एक अलग से नंबर दे दिया जाता है जिसे हम ट्रांजेंट बोलते हैं। तो जो भी पर्सन जीएसटी में ई वे बिल जनरेट करना चाहता है वो जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी जीएसटी में ई वे बिल जनरेट करना पड़ सकता है। एग्जाम्पल, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, कोई भी पर्सन हैंडीक्राफ्ट गुड्स को सप्लाई करता है, भले ही वो इसे इंटरस्टेट ही क्यों ना सप्लाई करे, स्टिल वो अपने 20 लाख या 10 लाख तक के थ्रेशोल्ड को एंजॉय कर सकता है, प्रोवाइडेड उसके पास पैन हो और वो ई वे बिल जनरेट करे। तो अनरजिस्टर्ड वेंडर्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई करना अलाउ किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में वैसे में ये पढ़ते हैं कि कोई भी पर्सन अगर गुड्स को इंटरस्टेट सप्लाई करेगा तो उसके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है।
लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दे रखी है टू सप्लायर्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो प्रीडोमिनेंटली हैंडमेड होते हैं। अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स को इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो आप पे सेक्शन 24 का लॉ नहीं लगता कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का। आप 20 लाख या 10 लाख तक का थ्रेशोल्ड अपना एंजॉय कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपके पास पैन होना चाहिए और आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो उन्हीं लोगों को बोला गया है कि आप ई वे बिल पोर्टल पे जाके एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। वहां पे आपको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा। उस यूनिक एनरोलमेंट नंबर के बेसिस पे अनरजिस्टर्ड लोग भी ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो पहले अगर किसी को भी ई वे बिल पोर्टल के ऊपर ई वे बिल जनरेट करने होते थे तो वो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए था, लेकिन अब बोल दिया गया है अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ई वे बिल पोर्टल पे जाके ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं और उसके लिए आपको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर अलग से मिलेगा। ई वे बिल generation of unique enrollment number. Following persons required to generate the e-way bill shall submit the details electronically on the common portal in prescribed form, and upon validation of the details so furnished, a unique enrollment number shall be generated and communicated to the said person. So, an unregistered person making interstate transport of handicraft goods is exempted from obtaining compulsory registration, and he is required to generate e-way bill irrespective of the value of consignment, and an unregistered person opting to generate e-way bill. In other words, a new functionality has been introduced जहां पे एक अनरजिस्टर्ड पर्सन भी जीएसटी के पोर्टल पे आके या ई वे बिल के पोर्टल पे आके ई वे बिल जनरेट कर सकता है। पहले ई वे बिल के पोर्टल पे एक रजिस्टर्ड पर्सन ही ई वे बिल जनरेट कर सकता था, बट नाउ फंक्शनैलिटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड वेयर बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन आल्सो जनरेट ई वे बिल ऑन द ई वे बिल पोर्टल, और इसके लिए इसे एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर पोर्टल की तरफ से असाइन किया जाएगा इन दी प्रिस्क्राइब्ड मैनर। डन। चैप्टर 12 बेटा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड से मेरे पास कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 टीडीएस एंड टीसीएस से मेरे पास कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 15 रिटर्न्स के टॉपिक से मेरे पास एक छोटी सी अमेंडमेंट है। हम जब भी टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो टीडीएस डिडक्टर को जीएसटीआर 7 भरनी रहती है। पहले जीएसटीआर 7 तभी भरनी होती थी जब आपने टीडीएस काटा है। मानो इन अ पर्टिकुलर मंथ अगर आपने कोई टीडीएस काटा ही नहीं है तो आपको जीएसटीआर 7 भरनी ही नहीं होती थी। लेकिन अब बोला गया है कि जीएसटीआर 7 आपको मंथली बेसिस पे भरनी पड़ेगी, भले ही आपने कोई टीडीएस काटा हो या ना काटा हो। अगर कोई टीडीएस काटा है तो उसकी डिटेल दे दो, और अगर आपने कोई भी टीडीएस नहीं काटा तो आप निल जीएसटीआर 7 भर दो। तो TDS return, that is GSTR 7, to be filed irrespective of any TDS deduction. TDS return, that is GSTR 7, to be filed irrespective of any TDS deduction. Earlier, filing of monthly TDS return in form GSTR 7 was linked to the calendar month in which tax has been deducted at source by the TDS deductor. मतलब आपको उसी महीने के लिए टीडीएस रिटर्न भरनी पड़ती थी जिस महीने में आपने टीडीएस काटा है। अगर आपने एक पर्टिकुलर महीने में टीडीएस नहीं काटा तो उस महीने के लिए आपको टीडीएस रिटर्न नहीं भरनी पड़ती थी। However, Section 39 has been amended to provide that GSTR 7 shall be furnished mandatorily for each month by the TDS deductor, irrespective of whether any deduction has been made in this said month or not. Done? अब इसके बाद बेटा मेरे पास एक लास्ट टॉपिक और है कि आप लोगों ने इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन सीखी हुई है जहां पे एक पर्सन कोई भी टैक्स की पेमेंट बिलेटेडली करता है। लेकिन अगर मैंने आईटीसी को एक्सेसिवली अवेल करके यूटिलाइज किया है गलत मैनर में, तो वहां पे भी इंटरेस्ट जाता है। उसकी कंप्यूटेशन से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, वो बातें अभी हमें करनी रहेगी। तो बेटा सेक्शन 50 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। सेक्शन 50 जो होता है हमारे पास, वो क्या कहता है, अगर आपकी तरफ से टैक्स की पेमेंट लेट हुई है, इन केस ऑफ बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%, और इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। और कब से कब तक का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा? जिस दिन से आपकी तरफ से ये टैक्स ड्यू था उस दिन से लेकर जब आपने इसे एक्चुअली में पे किया है। पैरेलली हम यहाँ पे ये भी कहते हैं कि अगर आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज किया, अगर आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज किया तो भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट के लिए सेक्शन कहता है 24% तक का इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है, लेकिन जो नोटिफिकेशन जिसके थ्रू इंटरेस्ट की रेट्स नोटिफाई की गई है उसके अंदर इस वाली डिफॉल्ट के लिए कोई अलग से 24% तक का इंटरेस्ट नहीं स्पेसिफाई किया हुआ, वहां पे भी इंटरेस्ट 18% का है। तो यही बात हम कह रहे हैं। इन केस ऑफ आईटीसी
wrongly availed and utilized, interest shall be calculated at the rate of 18% per annum on the amount of ITC wrongly availed and utilized for the period starting from the date of utilization of such wrongly availed ITC till the date of reversal of such credit or payment of tax in respect of such amount. In case of ITC wrongly availed and utilized, interest shall be calculated at the rate of 18% per annum on the amount of ITC wrongly availed and utilized for the period starting from the date of utilization of such wrongly availed ITC till the date of reversal of such credit or payment of tax in respect of such amount. ठीक है जी. अब लेट अस सपोज आपने ITC रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज किया, रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज किया 1 लाख, लेकिन आपके ITC लेजर में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मिनिमम 2.5 लाख का अमाउंट रहता ही रहता था. तो आपने ये 1 लाख का ITC रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज करके सरकार को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है. क्यों नुकसान नहीं पहुंचाया है? क्योंकि आपके ITC लेजर में 2.5 लाख तक का बैलेंस हमेशा मेंटेन था. अगर आप ये ITC रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज नहीं करते तो ये जो ITC लेजर का बैलेंस है ये 2.5 लाख की जगह 1.5 लाख हो जाता. तो अगर आपने जो अमाउंट रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज किया है उतना मिनिमम अमाउंट आपके लेजर में हमेशा मेंटेन्ड है, तो आपकी तरफ से वो ITC जो आपने रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज किया है उसके रिस्पेक्ट में कोई कहानी बनेगी नहीं. मानो मैंने ITC रॉन्गली अवेल कर लिया 1 लाख का, आई हैव अवेल्ड ITC रॉन्गली 1 लाख रुपीज, और मेरे ITC लेजर में हमेशा एज आई वन सेइंग 2.5 लाख का हमेशा बैलेंस मेंटेन्ड है. तो इस 1 लाख के अवेलमेंट का यूटिलाइजेशन तो जब हुआ ही नहीं ना, एक तरह से मेरे पास ऑलरेडी बाकी ITC रखा हुआ था जो ITC में काम में लिया जा रहा था. लेकिन हाँ, अगर ऐसा हुआ कि अगर आपने ITC रॉन्गली अवेल किया और आपने ITC रॉन्गली अवेल किया लेट अस सपोज 3 लाख और आपके ITC लेजर में सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 का बैलेंस रहता है, दैट मीन्स इस 3 लाख में से आपने कहीं ना कहीं 1,20,000 यूटिलाइज कर लिया है. अगर आप ये 3 लाख का ITC रॉन्गली अवेल नहीं करते तो आप 1,20,000 रुपए का पैसा गवर्नमेंट को कैश में दे चुके होते, बिकॉज आपके पास अदरवाइज ITC जो है वो 1,80,000 ही बनता. तो फिर आपका कहीं ना कहीं 1,20,000 का जो अमाउंट है वो यूज हो चुका होता या वो आप कैश में देते. तो लॉ क्या कहता है? ITC wrongly availed shall be construed to have been utilized when the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed, and the extent of such utilization of ITC shall be the amount by which the balance in electronic credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed. दोबारा सुनिएगा एक बार इसके एग्जाम्पल को. मानो मैंने ITC रॉन्गली अवेल किया और मैंने ITC रॉन्गली अवेल किया 1 लाख रुपए, लेकिन मेरे ITC लेजर में हमेशा 2.5 लाख रुपीस का अमाउंट जो है वो रहता है. 2.5 लाख से कभी भी मेरा ITC लेजर में बैलेंस गया ही नहीं. अगर मैं ये 1 लाख के ITC को रॉन्गली अवेल नहीं करता तो मेरा ITC का बैलेंस 2.5 लाख की जगह पे 1.5 लाख हो जाता. तब भी मैं ITC सरप्लस में रहता ही ना. तो बेसिकली इस रॉन्गली अवेल्ड ITC को यूटिलाइज करने की, इस ITC को रॉन्गली अवेल करने की वजह से मैंने सरकार की कैश पेमेंट्स को डिले नहीं किया है. मैंने सरकार को, मेरे पास ऑलरेडी इतना ITC रखा हुआ था कि मेरी कैश पे, मेरे जो टैक्स पेमेंट्स है वो इसी ITC से निकल गई थी. तो इस 1 लाख की पेमेंट, 1 लाख के रॉन्गली अवेल्ड ITC की वजह से गवर्नमेंट को कोई कैश पेमेंट कम नहीं गई है. लेकिन हाँ, मानो मैंने ITC रॉन्गली अवेल किया और मैं ITC रॉन्गली अवेल किया 3 लाख और मेरे ITC लेजर में 1.8 लाख का बैलेंस है. तो अगर आप ये 3 लाख का ITC रॉन्गली अवेल नहीं करते तो नंबर 1 ये 1.8 लाख का जो ITC में लेजर में बैलेंस रखा है ये सारा यूज्ड अप हो चुका होता.
प्लस आप 1.2 लाख रुपीस गवर्नमेंट को कैश में अलग से पे किए पाए जाते। आपने 3 लाख का आईटीसी गलत तरीके से अवेल किया, इस वजह से सरकार की आपने 1,20,000 की पेमेंट जो कैश में होनी थी वो आपने नहीं की। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कहेगी हम ये मानेंगे कि जो 3.3 लाख तक का आपने आईटीसी अवेल किया है दैट हैज बीन यूटिलाइज्ड अप टू 1.2 लाख, इट इज नॉट यूटिलाइज्ड अप टू 1.8 लाख बिकॉज इट इज स्टिल केप्ट इन द लेजर, वो लेजर में ऑलरेडी है। तो आपसे इंटरेस्ट 1.2 लाख रुपीस के अमाउंट पे लिया जाएगा। तो अगर आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल किया है वो कब यूटिलाइज्ड माना जाएगा? तो बेटा वो यूटिलाइज्ड तो तब माना जाएगा जब आपके आईटीसी लेजर का जो बैलेंस है वो बैलेंस रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी से कम है, और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो मेरे लिए रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी एंड यूटिलाइज्ड माना जाएगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट किया जाएगा। अब अगला सवाल ये आता है कि इंटरेस्ट कब से निकालूं मैं, मतलब डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या मानूं? ये तो आपने मेरे को बता दिया कि सर जितना, अगर मानो आपका रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी है ज्यादा और लेजर का बैलेंस, क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है वो क्रेडिट लेजर का बैलेंस आपका कम है, तो जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस है उतने तक का आईटीसी मान लिया जाएगा रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड है। लेकिन डेट ऑफ यूटिलाइजेशन में क्या मानूं, बिकॉज इंटरेस्ट कब से कब तक कैलकुलेट होगा? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ था इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी टिल द डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ सच क्रेडिट और पेमेंट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट। मुझे जो 18% का इंटरेस्ट देना है वो कब से कब तक के लिए देना है? जिस दिन आपने आईटीसी को यूटिलाइज किया उस दिन से लेके डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, उस दिन से लेके कब तक? डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी या डेट ऑफ पेमेंट। अगर मानो मेरे पास आईटीसी रखा हुआ है तो मैं आईटीसी से रिवर्सल कर दूंगा, या अगर आईटीसी नहीं रखा तो मैं पैसा पे करूंगा। तो यहां से यहां तक का मुझे इंटरेस्ट देना है। तो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी क्या माना जाए? इस कंटेक्स्ट में लॉ क्या कहता है सुनिएगा। Further, if the balance in electronic credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed on account of payment of tax through GSTR 3B, the date of utilization of such ITC shall be earlier of the following two dates. कौन सी? The due date of furnishing GSTR 3B under Section 39 or the actual date of filing of said GSTR 3B, whichever is earlier. अब ये whichever is earlier क्यों? यहाँ पे हम कह रहे हैं ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग 3B या एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग 3B, विच एवर इज अर्लियर, ऐसा क्यों? एक एग्जांपल समझिएगा मेरा। मानिए एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में मेरा एलिजिबल आईटीसी था, और मेरा एलिजिबल आईटीसी था मानिएगा 10 लाख, ठीक है जी, और मैंने रॉन्गली आईटीसी अवेल कर लिया, और मैंने रॉन्गली आईटीसी अवेल कर लिया 3 लाख रुपए का। तो मेरा टोटल आईटीसी जो है वो मेरा टोटल आईटीसी बुक्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है 13 lakhs, एंड माय लाइबिलिटी, माय आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी फॉर दिस सेट टैक्स पीरियड, that output tax liability for this said tax period is 11.2 लाख रुपीस। तो मैंने यहाँ पे 11.2 लाख रुपीस जो है वो एडजस्ट कर दिया, और जिसकी वजह से मेरे पास लेजर में अब बैलेंस 1.8 लाख रह गया। तो सबसे पहली चीज देखिए, आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी कितना ले रखा है 3 लाख, लेकिन आपके पास लेजर में बैलेंस अब कितना रह गया 1.8 लाख। अगर आप ये 3 लाख रुपए का आईटीसी रॉन्गली जो अवेल्ड है इसे नहीं अवेल करते रॉन्गली, तो फिर आपके पास आईटीसी 10 लाख होता और 11.2 लाख की लाइबिलिटी को में से आपको 10 लाख आईटीसी से आप पे करते और 1.2 लाख आप कैश में देते। तो तभी मैं कह रहा हूं जी, आपने 3 लाख रुपए का गलत आईटीसी अवेल किया और आपके लेजर में अभी भी 1.8 लाख रखा हुआ है, तो माना जाएगा 1.2 लाख का जो आईटीसी है दैट हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यू विल बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस आईटीसी। अब एक चीज समझिए, मानिए ये जो पीरियड है, ये पीरियड जो है वो मेरे लिए सितंबर है। अब सितंबर की जो जीएसटीआर 3B है, वो सितंबर की जीएसटीआर 3B मेरे को भरनी थी 20 अक्टूबर 2024 को, या मैं इसको सितंबर 24 बोल देता हूँ। तो सितंबर 24 की मेरे को जीएसटीआर 3B कब भरनी थी? तो सितंबर 24 की जीएसटीआर 3B मेरे को भरनी थी 20 अक्टूबर 2024 को। मानो मैंने 18 अक्टूबर 2024 को ही 3B सबमिट कर दी, 18 अक्टूबर 2024 को, दिस इज द ड्यू डेट, और मैंने 18 अक्टूबर 2024 को 3B सबमिट कर दी। तो मैंने
GSTR 3B सबमिटेड। तो मेरी तरफ से टैक्स की पेमेंट किस दिन हो गई? मेरी तरफ से टैक्स की जो पेमेंट है वो 18 अक्टूबर को ही मान ली जाएगी। 18 अक्टूबर को ही मान लिया जाएगा कि मैंने 11.2 लाख का आईटीसी एडजस्ट कर दिया है और इसे यूज कर लिया है। तो ये जो आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड है, ये किस दिन यूटिलाइज माना जाएगा? जब आपने 18 अक्टूबर 2024 को अपनी 3B सबमिट कर दी है, तो मान लिया जाएगा ये आईटीसी यूटिलाइज हो चुका है 18 अक्टूबर को ही। जो ड्यू डेट है या एक्चुअल डेट है, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो मान लिया जाएगा 18 अक्टूबर को ही आप ये आईटीसी यूटिलाइज कर चुके, बिकॉज रिटर्न आपने 20 तारीख से पहले कर दी। वैसा वर्सा, मानो आपकी 3B की जो सितंबर की 3B है, उसकी ड्यू डेट जो थी, उसकी ड्यू डेट आपकी 20 अक्टूबर थी, और आपने जीएसटीआर 3B जो है, वो जीएसटीआर 3B आपकी एक्चुअल डेट जो आपने जिस दिन भरी, मानो वो एक्चुअल डेट आपकी निकली 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। तो 3B की जो ड्यू डेट है वो 20 अक्टूबर है, और 3B की जो एक्चुअल डेट है वो एक्चुअल डेट क्या है? वो एक्चुअल डेट 24 अक्टूबर है। डन। अब मानिएगा आपने अपनी 3B लेट भरी है, लेट। अब लेट भरने के लिए आपको लेट फीस देनी पड़ेगी, वो अपने आप में एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। रही बात इंटरेस्ट की, तो इस 4 दिन रिटर्न लेट भरने की वजह से आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज लॉ ये कहता है, अगर आप सेक्शन 50 को पढ़ते हैं, कि जहां पे आपने अपने रिटर्न लेट भरी है और टैक्सेस लेट दिए हैं, तो वहां पे आपको इंटरेस्ट देना होता है उस अमाउंट पे, वो नेट अमाउंट जो आपने कैश लेजर के थ्रू पे किया था। वो नेट अमाउंट आपने कैश लेजर के थ्रू पे किया था, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होता है। अगर मेरी लाइबिलिटी 11.2 लाख की है और मेरा आईटीसी 13 लाख का है, तो मुझे सारा का सारा पेमेंट जो है वो आईटीसी लेजर से करना रहेगा। कैश लेजर से तो कोई पेमेंट होएगी नहीं। द पेमेंट मेड फ्रॉम कैश लेजर शैल बी निल। कैश लेजर से कोई पेमेंट आएगी ही नहीं। तो सेक्शन 50 में यहाँ पे आपके कैश लेजर से जब कोई पैसा जाएगा ही नहीं, तो किसी तरह का इंटरेस्ट आपका बनेगा ही नहीं। तो एक चीज सोचिएगा, बिकॉज यू वर पेइंग ऑल योर लाइबिलिटी थ्रू आईटीसी, आप अपने 11.2 लाख की लाइबिलिटी को पूरा आईटीसी से पे कर रहे थे। भले ही आपने रिटर्न 4 दिन लेट भरी है, बट इस केस में आपको इस लेट रिटर्न भरने की वजह से सिर्फ लेट फीस देनी पड़ी है, अदरवाइज कोई एज सच इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा। तो एक तरह से गवर्नमेंट आपकी तरफ आपका जो पैसा है वो आपसे 20 अक्टूबर को ही ले चुकी है। भले ही आपने रिटर्न लेट भरी है, लेकिन आपसे कोई इंटरेस्ट इसलिए नहीं चार्ज किया जाएगा बिकॉज आपके पास बुक्स में एडिक्वेट आईटीसी का बैलेंस रखा था अपनी लाइबिलिटी को पे करने के लिए। तो एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से जो आईटीसी यूटिलाइजेशन की डेट है गवर्नमेंट की नजर में वो 20 अक्टूबर है। क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी जी 20 अक्टूबर को अगर आप रिटर्न भरते आप इसको एडजस्ट कर लेते, तो हम 20 अक्टूबर को ही डेट ऑफ यूटिलाइजेशन मान लेते हैं। अगर यहाँ पे 4 दिन का अलग से कोई अगर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा होता ना, तो फिर मैं डेट ऑफ यूटिलाइजेशन 24 अक्टूबर लूँ, वो समझ आता है। इन 4 दिन के लिए अलग से कोई अगर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, तो मैं डेट ऑफ यूटिलाइजेशन जो है वो 20 अक्टूबर लेके चलूंगा, ताकि इस 1.2 लाख के रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी यूटिलाइजेशन पर जब इंटरेस्ट निकालना पड़े तो वो 20 अक्टूबर से निकले। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, अगर आपने आईटीसी कोई भी रॉन्गली अवेल किया है, तो वो कब यूटिलाइज्ड माना जाएगा? बेटा वो यूटिलाइज तब माना जाएगा जब आपका आईटीसी लेजर का बैलेंस उस रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी के अमाउंट से कम जाएगा, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपके लिए आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड है। उस पे इंटरेस्ट कब से निकालोगे, उसके लिए डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या रहेगी? डेट ऑफ यूटिलाइजेशन रहेगी जो आपकी रिटर्न भरने की ड्यू डेट है वो, या जो एक्चुअल डेट है वो, इन दोनों में से विचएवर इज क्लियर। ठीक है जी। विद दिस आपकी पेमेंट ऑफ टैक्स की जो अमेंडमेंट है वो भी कंप्लीट होती है। एक बार स्टार्टिंग से वापस सारी अमेंडमेंट्स को जल्दी जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के केस में सप्लायर पहले कोई भी हो सकता था, इवेंट ऑर्गेनाइजर कोई भी हो सकता था। नाउ ही शुड बी एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। कमर्शियल प्रॉपर्टी को अगर आप किराए पे देते हैं, तो वहां पे आरसीएम का लॉ लगने के लिए पहले लिखा होता था रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, अब लिखा हुआ है रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर नॉर्मल प्रोविजंस एंड नॉट अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। अगली बात, डीडीए मेरे लिए लोकल अथॉरिटी की तरह नहीं मानी जाएगी जीएसटी के लॉ में। जीडीडीए की सर्विसेज पे आरसीएम का लॉ नहीं लगेगा। टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर अगर आपका सर्विसेज का सप्लाई है और आरसीएम में कवर है, तो वहां पे अगर सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। और अगर रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करेगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ पेमेंट बाय द रेसिपिएंट और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट व्हिचएवर इज अर्लियर। फिर उसके बाद आईटीसी में एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जब सप्लायर के गेट पे सप्लायर की तरफ से रेसिपिएंट को गुड्स डिलीवर्ड मान लिए जाएंगे, माना जाएगा उसी टाइम पे रेसिपिएंट गुड्स रिसीव कर चुका है और रेसिपिएंट आईटीसी ले सकता है। एग्जिबिशंस
में पब्लिक कन्वीनियंस सर्विसेज में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था वहाँ पे अब और कर दिया गया है। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे ऑन अकाउंट ऑफ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में एमसीडी अपने ऑफिस की अपकीपिंग और हाउसकीपिंग के रिस्पेक्ट में कोई भी सर्विसेज रिसीव करेगी, दोज आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी। स्किल डेवलपमेंट सेक्टर आप खुद देख लीजिएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ B2C सप्लाईज कवर्ड अंडर सेक्शन 12(2) ऑफ IGST एक्ट, वहां पे हम कहते हैं फॉर डिजिटल सर्विसेज, फॉर ऑइडिया सर्विसेज, जो सप्लायर रेसिपिएंट पे इनवॉइस इशू करेगा उस इनवॉइस पे रेसिपिएंट की स्टेट का कम से कम मेंशन होना चाहिए ताकि टैक्स स्टेट को जा सके। डॉक्यूमेंटेशन अंडर जीएसटी में आरसीएम केसेस जहां पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है वहां पे रेसिपिएंट को सेल्फ इनवॉइसिंग करनी है और वो इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ई वे बिल जनरेशन ऑफ यूनिक एनरोलमेंट नंबर, अनरजिस्टर्ड लोगों को भी ई वे बिल पोर्टल पे ई वे बिल जनरेट करना अलाउ कर दिया जाएगा अलग से एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर देके। फिर उसके बाद रिटर्न्स के टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो रिटर्न्स का टॉपिक है वहां पे हम कहेंगे रिटर्न्स आपको हमेशा भरनी है जीएसटी एक्ट 7, भले ही आपने कोई टीडीएस काटा हो या ना काटा हो। और लास्ट कहानी, अगर आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल करके यूटिलाइज किया हुआ है तो वहां पे इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। नंबर 1, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड यूटिलाइज तब माना जाएगा जब आईटीसी लेजर का बैलेंस उस रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी से कम हो जाएगा और जो दोनों के बीच में डिफरेंस है उस डिफरेंस यूटिलाइज माना जाएगा, उस पर इंटरेस्ट निकलेगा। और डेट ऑफ यूटिलाइजेशन उसके लिए क्या मानेंगे, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन मानेंगे जो रिटर्न भरने की ड्यू डेट है या जो एक्चुअल डेट है, इन दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है जी। विद दिस आपकी सितंबर 2025 के लिए जो भी जीएसटी के अमेंडमेंट्स हैं वो अमेंडमेंट्स की तरफ से क्लोज होती है। मैं आपसे आगे मिलूंगा और एडिशनल वीडियोस लेके। आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।